कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन। कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान में एक उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था। यद्यपि वह देखने में अत्यंत कुरूप था, किंतु वह एक कुशाग्र बुद्धि का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बाल्यकाल में ही उसे गुलाम बनाकर निशापुर फारस देश के काजी फाखरुद्दीन के हाथों बेच दिया था। जब फाखरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों ने फिर उसे बेच दिया। अंततोगत्वा मोहम्मद गोरी ने उसे खरीद कर अपना गुलाम बनाया। कुतुबुद्दीन की प्रतिभा से फखरुद्दीन ने प्रभावित होकर उसे साधारण लिखने पढ़ने के अतिरिक्त सैनिक प्रशिक्षण भी दिया था। कुतुबुद्दीन ने अपनी प्रतिभा, रहन सहन और सैनिक योग्यता से मोहम्मद गोरी का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट किया। उसकी योग्यता और स्वामी भक्ति से संतुष्ट होकर मोहम्मद गोरी ने उसे सेना की एक टुकड़ी का नायक बना दिया। इसके बाद वह अमीर आखुर अजबलों का अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। गोरी ने ही उसे ऐबक चंद्रमुखी का विरुद्ध प्रदान किया। ऐबक ने अपनी योग्यता का पूर्ण प्रदर्शन मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के समय किया। जब गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो ऐबक भी उसके साथ भारत आया और अनेक युद्धों में उसने अपने स्वामी को सक्रिय सहयोग दिया। अनेक युद्धों का संचालन तो ऐबक ने ही किया। उसकी सहायता से गोरी को अपने भारतीय शत्रुओं के विरुद्ध सफलता मिली। अतः तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त कर दिया। ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाई। इस पद पर रहकर ऐबक ने अपनी स्वामी भक्ति का ही परिचय नहीं दिया, बल्कि उसने गोरी के राज्य की सीमाएं और यश में भी वृद्धि की। सूबेदार के रूप में ऐबक की उपलब्धियां। गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया। गोरी के भारतीय सूबेदार की हैसियत से ऐबक ने उसकी अनुपस्थिति में भारत विजय के कार्यक्रम को जारी रखा। 1192 से 1205 ईस्वी के बीच उसने गोरी के विरुद्ध होने वाले राजपूतों के विद्रोह का दमन किया, विजित प्रदेशों को संगठित किया और गोरी के भारतीय साम्राज्य का विस्तार किया। लेनपुल ने लिखा है कि ऐबक ने प्रमुख सफलता सूबेदार के रूप में ही प्राप्त की थी। अपनी विजय अभियानों के द्वारा उसने झांसी, मेरठ, दिल्ली, रणथंभौर एवं कोल अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। सर्वप्रथम ऐबक ने पंजाब में हांसी के दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। तदुपरांत दिल्ली के तोमर शासक को 1192 ईस्वी में परास्त कर उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। इस विजय के पश्चात ही ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इसी वर्ष उसने बुंदेलशहर और मेरठ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया तथा उसने बनारस और कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। चंदावर नामक स्थान पर जयचंद को पराजित करने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने स्वामी की सहायता की। कन्नौज को जीतकर गोरी ने उसका शासन भार कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही सौंपा। ऐबक की प्रारंभिक उपलब्धियों में उसके द्वारा अजमेर के विद्रोह का दमन भी उल्लेखनीय है। 1192 ईस्वी से 1197 ईस्वी के बीच दिल्ली और अजमेर के राजपूत शासकों ने गोरी की सत्ता के विरुद्ध निरंतर विद्रोह किए। ऐबक ने सफलतापूर्वक इन विद्रोहों का दमन कर भारत में मुस्लिम सत्ता को सुरक्षित रखा। 1192 ईस्वी में अजमेर के राजपूत शासक हरिराज ने मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध पहला विद्रोह किया। ऐबक ने सफलतापूर्वक इस विद्रोह को कुचल डाला, किंतु 1195 ईस्वी में हरिराजन ने पुनः विद्रोह कर दिया। दिल्ली के तोमर शासक ने भी विद्रोही का साथ दिया था। ऐबक ने हरिराज का विद्रोह दबाने के लिए अपनी सेना भेजी, किंतु तुर्क सैनिक परास्त हो गए। अब ऐबक स्वयं अजमेर आ धमका। उसने दुर्ग को घेर लिया। हरिराज ने पराजित होकर ग्लानी में आत्महत्या कर ली। अजमेर पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। इस वर्ष ऐबक ने अलीगढ़ के जाटों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की और रणथंभौर के किले को जीता। 1195 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया और वहां के शासक भीमदेव को परास्त कर लूट में
अपार संपत्ति प्राप्त की। 1197 ईस्वी में उसने अजमेर के निकट मेढ़ जाति को पराजित किया। 1202 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया गया। युद्ध में वहां का शासक परमर्दी देव पराजित हुआ। कालिंजर में लूट और नरसंहार के नाटक को फिर से दोहराया गया। ऐबक ने महोबा, कालपी तथा बदायूं के विरुद्ध भी सफल अभियान किए। इन विजयों का प्रतिफल था कि पश्चिमोत्तर भारत पूर्णतः ऐबक के अधीन हो गया। जब ऐबक उत्तर एवं पश्चिम के अभियानों में व्यस्त था, उस समय पूर्व में इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल तथा बिहार पर आक्रमण करके वहां भी मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी। उसने सेन शासक लक्ष्मण सेन को परास्त कर गौड़ को अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार मोहम्मद गोरी के जीवन काल में ही लगभग समस्त उत्तर भारत मुस्लिम सत्ता के अधीन हो गया। इसका प्रधान श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही था। इसलिए मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को भारत का स्वतंत्र शासक बनने में सुगमता हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण। मोहम्मद गोरी को कोई पुत्र नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह ऐबक को ही भारत में अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा रखता था। 1206 ईस्वी में गोरी ने नियमित रूप से भारत में ऐबक को अपना प्रतिनिधि यानी कि सूबेदार नियुक्त कर उसे मलिक की उपाधि से विभूषित किया। गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा गयासुद्दीन मुहम्मद गोर गजनी का शासक बना, किंतु वह निर्बल और अयोग्य था। वह गजनी के भारतीय राज को संभालने में अयोग्य था। अतः लाहौर की जनता ने ऐबक को प्रभु संपन्नता और राजभक्ति धारण करने के लिए आमंत्रित किया। ऐबक दिल्ली से लाहौर गया और राज्य की बागडोर उसने अपने हाथों में ले ली, किंतु उसका विधिवत राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह बाद 24 जून 1206 ईस्वी को संपन्न हुआ। प्रारंभ में न तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण की और न अपने नाम के सिक्के ढलवाए अथवा खुतबे पढ़वाए। ऐसा कुछ खास कारणों के चलते हुआ। यद्यपि ऐबक एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, किंतु अभी उपयुक्त अवसर नहीं आया था। गोरी का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मुहम्मद, एल्दौज, कुबाचा तथा कुछ अन्य तुर्की अमीर उसकी स्वतंत्र सत्ता के प्रबल विरोधी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने समर्थकों का शक्तिशाली दल बनाना था तथा कूटनीति के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना था। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश बहन का नासिरुद्दीन कुबाचा तथा स्वयं अपने ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री के साथ किया। इसके चलते कुबाचा और यल्दौज की ओर से उसके लिए खतरा कम हो गया और प्रतापी इल्तुतमिश का सहयोग उसे प्राप्त हुआ। उसने गयासुद्दीन से आग्रह किया कि वह उसे भारत का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर ले और इसके बदले में उसे खारिज के शाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। गयासुद्दीन ने शीघ्र ही ऐबक के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और 1208 ईस्वी में सिंहासन, छत्र, राजकीय पताका और नक्कारा भेजकर कुतुबुद्दीन को सुल्तान स्वीकार कर लिया। उसने ऐबक को दास्ता के बंधन से मुक्त कर दिया। अब कुतुबुद्दीन सही अर्थ में एक स्वतंत्र शासक बन गया। कुतुबुद्दीन की कठिनाइयाँ। दिल्ली की गद्दी पर आने के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को अनेक समस्याओं से घिरा पाया। उसका ताज पुष्पशय्या न होकर कंटकों से आच्छादित था। उसके सामने निम्नलिखित कठिनाइयाँ थीं। शक्तिशाली प्रतिरोधी। मोहम्मद गोरी के निसंतान होने के कारण उसके महत्वाकांक्षी गुलाम और अमीर उसके विशाल साम्राज्य को हस्तगत करने को उत्सुक थे। उस काल में तलवार ही सिंहासन की सबसे बड़ी निर्णायक थी। शक्ति के द्वारा राज्य को हस्तगत किया जा सकता था। गोरी के अन्य 3 गुलाम, गजनी और अफगानिस्तान का शासक ताजुद्दीन यल्दौज, सिंध और उच्च का शासक नासिरुद्दीन कुबाचा तथा बिहार और बंगाल का शासक बख्तियार खिलजी अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। वे ऐबक के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। यल्दौज ने पहले ही गजनी पर अधिकार कर लिया था। गजनी का स्वामी बन जाने के बाद वह गोरी के भारतीय साम्राज्य पर भी अपना नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था।
उसने भारत पर ऐबक के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया और वह स्वयं लाहौर और दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बना रहा था। गजनी का शासक होने के कारण वह अपने आप को भारतीय साम्राज्य का संप्रभु समझता था। गोरी की मृत्यु के पश्चात नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध और मुल्तान का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा भी काफी बढ़ गई थी। वह अन्य भारतीय क्षेत्रों पर भी अधिकार करना चाहता था। गोरी के जीवन काल में ही बख्तियार खिलजी ने मुस्लिम सत्ता का विस्तार बंगाल तथा बिहार में किया। बख्तियार की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इख्तियारुद्दीन मुहम्मद ने बंगाल और बिहार में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली, परंतु कुछ ही समय के बाद अली मर्दन खां नामक सामंत ने इख्तियारुद्दीन का वध कर बंगाल के राज्य को हड़प लिया। वह दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में पूर्णतः स्वतंत्र था। ऐबक के लिए अली मर्दन खां एक चुनौती था। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक की ये 3 शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी प्रतिद्वंदी उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। उसे सर्वप्रथम अपने इन प्रतिद्वंदियों का सामना करना था। उन्हें दबाना कोई सरल कार्य नहीं था। सशक्त अमीर और अधिकारी। उन दिनों तुर्क अमीरों और अधिकारियों की शक्ति काफी बढ़ी हुई थी। शासन और सेना पर उनका नियंत्रण रहता था। वे अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और सुल्तान को अपने हाथों में कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। इतना ही नहीं, अमीरों और अधिकारियों में आपसी वैमनस्यता रहती थी। कभी कभी वे लड़ भी जाया करते थे। ये सारी बातें नवजात भारतीय मुस्लिम राज्य के लिए घातक थी। अतः अमीरों और अधिकारियों को नियंत्रण में रखना भी ऐबक के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या थी। राजपूतों द्वारा शक्ति संचय एवं हिंदू शासकों का विरोध। यद्यपि मोहम्मद गोरी एवं ऐबक ने राजपूत शासकों को पराजित कर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, परंतु राजपूत शासक अभी भी तुर्कों को भारत से खदेड़कर भारत में पुनः राजपूत सत्ता की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे। उन्होंने षड्यंत्रों और सहारा लेकर तुर्कों से अनेक प्रदेश पुनः छीन लिया। बुंदेलखंड में चंदेल शासक त्रिलोक वर्मा ने तुर्कों को परास्त कर कालिंजर पर फिर से अपना अधिकार कर लिया था। कन्नौज के गढ़वाल शासक हरिश्चंद्र ने ऐबक की सेना को परास्त कर बदायूं तथा फर्रुखाबाद में पुनः गढ़वाल राजसत्ता की स्थापना कर ली थी। प्रतिहार राजपूतों ने ग्वालियर के दुर्ग को फिर से जीत लिया था। बंगाल और बिहार में भी निरंतर विद्रोह हो रहे थे। सेन शासक इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में लगे हुए थे। दोआब क्षेत्र के हिंदू शासकों ने ऐबक की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था और जब वे तुर्क शासक को वार्षिक कर नहीं दे रहे थे, इस प्रकार समस्त हिंदू शासकों ने ऐबक के विरुद्ध अपना सिर उठाना शुरू कर दिया था। इससे ऐबक की स्थिति और भी डामाडोल हो गई थी। आंतरिक अशांति और अव्यवस्था। गोरी एवं ऐबक ने भारत में विजय अभियान किए, मगर संगठन कार्य की ओर उनका ध्यान नहीं गया। अतः ऐबक के राज्यारोहण काल में समस्त उत्तर भारत में विद्रोहों के चलते अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। मुस्लिम साम्राज्य को भारत में सुरक्षित रखने तथा उसे स्थायी बनाने के लिए यह आवश्यक था कि विद्रोह और षड्यंत्रों का दमन कर राज्य में शक्ति, कानून और व्यवस्था स्थापित की जाए। असुरक्षित पश्चिमोत्तर सीमा। भारत को पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रों से होकर सदा खतरा रहा है। ऐबक को भी इस बात की अनुभूति थी कि यल्दौस तथा ख्वारिज्म का शाह इस क्षेत्र से होकर उसके भारतीय राज्य पर आक्रमण कर सकते थे। इस प्रकार पश्चिमोत्तर सीमा असुरक्षित थी। इसकी सुरक्षा करना भी ऐबक के लिए एक समस्या थी। ख्वारिज्म का शाह। ख्वारिज्म के शाह से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को भय बना हुआ था। मध्य एशिया में ख्वारिज्म का शाह मोहम्मद गोरी के राज्य को विशृंखलित होते देख वहां उस पर अपनी सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था। गजनी तथा दिल्ली पर भी उसकी गृध्र दृष्टि थी और इससे कुतुबुद्दीन का भयभीत होना स्वाभाविक था। कुतुबुद्दीन की उपलब्धियां। यद्यपि ऐबक के सामने अनेक समस्याएं थी, किंतु उसने धैर्य, वीरता, साहस और दूरदर्शिता के साथ इनका सामना किया। सुल्तान बनने के बाद कुतुबुद्दीन का सारा समय अपने विरोधियों के साथ जूझने, विद्रोहों का दमन करने तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने में ही व्यतीत हुआ। उसने कुल 4 वर्ष शासन किए, किंतु ये 4 वर्ष भी शांति से नहीं बीते।
उत्तर पश्चिम से आने वाले संकटों का सामना करने के लिए उसने दिल्ली को छोड़कर पंजाब में अपना शिविर स्थापित किया और अपनी मृत्यु तक वहीं बना रहा। सुल्तान की हैसियत से कुतुबुद्दीन ने इन 4 वर्षों में कोई नई विजय प्राप्त नहीं की। उसका शासन प्रबंध पूर्णतः सैनिक बना रहा और वह एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सका। उसमें रचनात्मक प्रक्रिया प्रतिभा का अभाव था। अतः राजस्व प्रशासन, न्याय, सैन्य संगठन, प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन आदि में शायद ही कोई सुधार लाया जा सके। ताजुद्दीन इल्दौज। कुतुबुद्दीन का संपूर्ण राज्यकाल विदेशी झगड़े में ही बीता। सर्वप्रथम उसे इल्दौज और कुबाचा से निपटना पड़ा, जो शक्तिशाली राज्यों के शासक थे और स्वयं को ऐबक का समानपदी समझते थे। ताजुद्दीन इल्दौज से ऐबक को सबसे अधिक खतरा था। गजनी का शासक होने के नाते इल्दौज अपने आप को भारत के मुस्लिम राज्य का संप्रभु समझता था। गजनी के भारतीय राज्य को और तुर्क अमीरों को अपने अधीन करने के लिए 1208 ईस्वी में उसने गजनी से भारत की ओर प्रस्थान किया। इल्दौज बढ़ता हुआ पंजाब तक चला आया, किंतु ऐबक की सेना ने इल्दौज की सेना को परास्त कर उसे भारत के बाहर खदेड़ दिया। कुतुबुद्दीन इल्दौज का पीछा करते हुए गजनी जा पहुंचा। गजनी के नागरिकों ने भी कुतुबुद्दीन को आमंत्रित किया। ऐबक ने गजनी पर अधिकार कर लिया, किंतु उसके शासन से गजनी की जनता संतुष्ट नहीं हुई। अतः 40 दिन बाद उसे गजनी छोड़ देना पड़ा। इसके बाद इल्दौज ने पुनः गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। यद्यपि ऐबक गजनी पर अधिकार करने में असफल रहा, किंतु इल्दौज को उसने ऐसी सीख दी कि भविष्य में ऐबक के शासनकाल में उसने भारत की ओर राज्य का प्रसार करने का विचार त्याग दिया। इल्दौज ने अपनी लड़की की शादी भी ऐबक के साथ कर दी। इस प्रकार ऐबक इल्दौज की ओर से निश्चिंत हो गया और भारत को मध्य एशिया की राजनीति में फंसने से बचा लिया। नासिरुद्दीन कुबाचा। मोहम्मद गोरी के गुलाबों में नासिरुद्दीन कुबाचा भी अत्यंत महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली था। गोरी की मृत्यु के पश्चात वह सिंध तथा मुल्तान का स्वतंत्र शासक बन बैठा। 1206 ईस्वी तक उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी। कुबाचा भी भारतीय क्षेत्रों से अपने राज्य विस्तार करना चाहता था। उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए ऐबक ने कूटनीति का सहारा लिया और अपनी बहन की शादी कुबाचा के साथ कर दी। इस प्रकार भविष्य में उसे कुबाचा के आक्रमणों का भी भय नहीं रह गया। मध्य एशिया में ख्वारिज्म का शाह अपनी शक्ति और प्रभुता का विस्तार कर रहा था। उसकी आंखें गजनी और भारत पर भी लगी हुई थी। वस्तुतः गजनी पर तो उसने सफल आक्रमण भी किए और इल्दौज को गजनी छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया था। सौभाग्यवश उसने भारत पर आक्रमण नहीं किए। ऐबक भी उसके साथ वैमनस्यता मोल नहीं लेना चाहता था। उसने भारत को मध्य एशिया की राजनीति में नहीं फंसने दिया। उसकी तटस्थता की इस नीति से ख्वारिज्म के शाह के आक्रमण का भय कम हो गया। बंगाल में विद्रोह का दमन। इख्तियारुद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात अली मर्दन खां बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक बन बैठा था, किंतु स्थानीय खिलजी सरदारों ने उसे पदच्युत कर जेल में डाल दिया था और उसके स्थान पर मोहम्मद शेरी को लखनौती की गद्दी पर प्रतिष्ठित किया था। अली मर्दन किसी तरह से जेल से मुक्त होकर दिल्ली जा पहुंचा। उसने ऐबक को बंगाल के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। ऐबक ने इस सुअवसर से लाभ उठाया और अली मर्दन खां और खिलजी सरदारों में समझौता करवा दिया। अब अली मर्दन खां पुनः बंगाल का शासक बना। उसने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे वार्षिक कर देने का वचन दिया। इस प्रकार ऐबक ने बंगाल में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना के साथ बंगाल के सल्तनत का अधीनस्थ राज्य बना लिया। राजपूत शासक और ऐबक। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद राजपूतों ने बुंदेलखंड, ग्वालियर, बदायूं आदि क्षेत्रों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। कुतुबुद्दीन उत्तर पश्चिमी प्रदेश तथा बंगाल की राजनीति में इतना उलझा रहा कि उसे राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने तथा उसके विरुद्ध आक्रमणकारी नीति को जारी रखने का अवसर ही नहीं मिल पाया। फिर भी ऐबक ने अंतर्वेद के राजाओं पर दबाव डाला और बदायूं पर पुनः अधिकार कर लिया। उसने अपने योग्य गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। उसने कुछ अन्य छोटे छोटे राजपूत शासकों से भी कर वसूले। ऐबक का शासन प्रबंध।
ऐबक ने मात्र 4 वर्ष भारत पर शासन किया। इस अल्पकाल में भी वह अधिकतर युद्धों में व्यस्त रहा। समयाभाव तथा संघर्षरत रहने के कारण वह प्रशासन की ओर उचित ध्यान न दे सका। फिर भी उसने विद्रोहों का दमन कर देश में शांति व सुव्यवस्था की स्थापना की। चोर डाकुओं का उसके राज्य में भय नहीं था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी ऐबक के शासन को इस दृष्टि से उत्तम माना है। कुछ इतिहासकार उसे उत्साही, उदार और न्यायप्रिय शासक मानते हैं। उसकी दानशीलता की प्रशंसा करते हुए मिन्हाज ने उसे हातिम द्वितीय कहा है। ईश्वर ने उसे ऐसी वीरता और दानशीलता प्रदान की थी कि विश्व में पूर्व तथा पश्चिम में कोई भी शासक उसकी तुलना नहीं कर सकता था। किंतु अनेक इतिहासकार यह मानते हैं कि ऐबक में रचनात्मकता, प्रतिभा की कमी थी। उसने प्रशासन में शायद ही कोई सुधार किया। स्थानीय स्वशासन हिंदुओं के हाथों में ही रहा। यद्यपि राजधानी और प्रांतीय शहरों का प्रशासन मुस्लिम अधिकारियों के हाथों में आ गया। एकमात्र परिवर्तन यह हुआ कि हिंदू अधिकारियों का स्थान अब मुसलमान अधिकारियों ने ले लिया। राजस्व संबंधी पुराने नियम आदि भी पूर्ववत बने रहे। यद्यपि राजधानी और प्रांतों में एक एक काजी की नियुक्ति की गई, किंतु सामान्य तौर पर न्याय व्यवस्था भद्दी और अव्यवस्थित रही। ऐसा प्रतीत होता है कि कुतुबुद्दीन ने धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता की नीति का पालन नहीं किया। यद्यपि 2 बार उसने पराजित हिंदू शासकों के लिए मोहम्मद गोरी से सिफारिश की थी, किंतु जब उस युग में तुर्कों और हिंदुओं के बीच संघर्ष हो रहा था और ऐबक तुर्कों का नेतृत्व कर रहा था, ऐसी हालत में उसे धार्मिक उदारता अथवा सहिष्णुता की आशा करना हमारी भूल होगी। इसके अतिरिक्त अभी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जन्म हुआ था। भारत में हिंदू बहुसंख्यक जाति के थे। मुस्लिम साम्राज्य के वे सबसे बड़े शत्रु थे। अतः उनको दबा कर रखना मुस्लिम साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक था। अतः ऐबक की अनुदारता अस्वाभाविक नहीं थी। उसने युद्धों में जिहाद के नारे दिए, हिंदुओं की हत्या की तथा मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया और उन्हें लूटा। हिंदू अधिकारियों के स्थान पर मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति की तथा हिंदू मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। वह अपने युग की धर्मांधता से ऊपर नहीं उठ सका। ऐबक की मृत्यु। ऐबक ने मात्र 4 वर्ष शासन किए। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय वह घोड़े से गिर गया। घोड़ा भी उस पर चढ़ गया और पोलो की छड़ी के नुकीले भाग से उसका छाती और पेट में संघातिक चोट आई। इससे वह बर्दाश्त न कर सका और आकस्मिक मृत्यु की गोद में सो गया। कुतुबुद्दीन का व्यक्तित्व एवं उसके कार्यों का मूल्यांकन। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक ऐबक को भारत के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह वास्तविक अर्थ में भारत में इस्लामी साम्राज्य का संस्थापक था। यद्यपि भारतीय विजय का श्रेय मोहम्मद गोरी को है, किंतु यह भी निर्विवाद है कि गोरी की योजनाओं को कार्य रूप देने, समयानुकूल संशोधन और परिवर्तन करने और उन्हें हर प्रकार से सफल बनाने में ऐबक ने सक्रिय हिस्सा लिया। उसके विजित प्रदेशों में नागरिक शासन की स्थापना और शत्रुता से उनकी रक्षा ऐबक ने ही की थी। गोरी की मृत्यु के बाद तो उसके भारतीय राज्य की सुरक्षा और खतरे में पड़ गई थी, किंतु ऐबक ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के बल पर न केवल भारतीय राज्य को मध्य एशिया की राजनीति में उलझने से अलग रखा, बल्कि एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना और संगठन भी किया। गजनी से संबंध विच्छेद कर भारत में इस्लामी साम्राज्य को गजनी के प्रभुत्व में से सदा के लिए मुक्त कर दिया। ताजुद्दीन एल्दौज और नासिरुद्दीन कुवाचा जैसे शक्तिशाली प्रतिरोधियों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना कर उनके आक्रमणों से भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। विद्रोहों का दमन कर राज्य में शांति सुव्यवस्था की स्थापना की। उसने कुछ अंशों में संगठन कार्य भी किए। इस प्रकार भविष्य के मुस्लिम सुल्तानों का मार्ग प्रदर्शित किया। अतः उसे भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महान सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा अश्वारोही, कुशल तीरंदाजी, साहसी सैनिक और महान सेनापति था। अपने सैनिक गुणों के कारण ही वह मोहम्मद गोरी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल हो सका और भारत में उसने राज्य प्रतिनिधि का पद प्राप्त कर सका।
घोरी के भारत से लौट जाने के बाद भी उसने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। जिस काल में ऐबक भारत का सुल्तान बना वह युग शक्ति का था। यदि उसमें सैनिक प्रतिभा न होती तो वह अपने प्रतिद्वंदियों से अपनी रक्षा करने में समर्थ न होता। उसने अपने सैनिक बल पर ही अपने विशाल राज्य को स्थापित रखा। कुशल राजनीतिज्ञ। कुतुबुद्दीन केवल योग्य सेनापति ही नहीं वरन एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। एल्दौज की पुत्री के साथ उसने स्वयं अपना और कुबाचा के साथ अपनी बहन की शादी कर दी। इससे उसकी स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई, क्योंकि अब इनके आक्रमण का तो उसे भय नहीं रह गया। इल्तुतमिश, जो उसका सबसे शक्तिशाली और योग्य गुलाम था, उसके साथ ऐबक ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। इससे भारत के अंदर उसके समर्थकों की संख्या और बढ़ गई। गजनी के राज्य से भारत के राज्य का संबंध विच्छेद कर भी उसने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। ऐबक की दानशीलता, न्यायप्रियता एवं धर्मांधता। मुसलमान लेखकों तथा कुछ अन्य ने ऐबक की दानशीलता और न्यायप्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उसे मिन्हाज ने लाख बख्श कहकर पुकारा है, किंतु जहाँ तक हिंदुओं का प्रश्न है, उसकी उदारता और न्यायप्रियता उनके लिए नहीं थी। उसे हिंदुओं के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने हिंदुओं की हत्या की, उसके मंदिरों एवं मूर्तियों को विध्वंस किया तथा उन्हें बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य भी किया। वह धर्मांध था, अतः हिंदुओं की घृणा का पात्र भी। साहित्य एवं कला का पोषक। ऐबक साहित्य एवं कला का पोषक भी था। उसके हृदय में साहित्य के प्रति अनुराग था। वह सुरुचिपूर्ण व्यक्ति था और हसन निजामी तथा फर्रुख मुद्दीर जैसे विद्वान उसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और उन्हें सुल्तान को समर्पित कर दिया। विभिन्न कलाओं में भी उसकी गहरी अभिरुचि थी, विशेष रूप से स्थापत्य कला में। उसने हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। दिल्ली में स्थित कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद के समूहों में कुतुब मीनार को इस काल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन की स्मृति में किया गया। यद्यपि इसका निर्माण कार्य ऐबक ने शुरू किया, किंतु समापन इल्तुतमिश ने किया। शासक के रूप में कुतुबुद्दीन में एक सफल शासक की योग्यता थी या नहीं, यह विवादास्पद प्रश्न है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हसन निजामी, प्रोफेसर हबीबुल्लाह आदि विद्वानों ने ऐबक को शक्तिशाली और सुयोग्य शासक माना है। उनके मत में वह वीर, शक्ति संपन्न तथा न्यायी शासक था। पर डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा अन्य इतिहासकारों का मत है कि उसमें अच्छे शासक के गुणों का अभाव था। यद्यपि इस्लाम की दृष्टि में वह एक चतुर, दानशील और न्यायी शासक था और उसके राज्य में शांति बनी रही, तथापि उसे एक सफल शासक नहीं माना जा सकता है। उसने अपने राज्य को सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बनाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। इसके 2 कारण थे। प्रथम, उसने सिर्फ 4 वर्ष शासन किया, अतः प्रशासनिक सुधार और संगठन कार्य करने का उसे समय ही नहीं मिला। द्वितीय, ऐबक में रचनात्मक प्रतिभा का सर्वथा अभाव था। उसने शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी नहीं किया। उसका शासन पूर्णतः सैनिक था और सेना पर ही आधारित था। राजधानी में एक शक्तिशाली सेना के अतिरिक्त उसने भारत के सभी भागों में तथा सभी महत्वपूर्ण शहरों में रक्षा सेना नियुक्त की। स्थानीय शासन का भार उसने भारतीयों के हाथों में छोड़ रखा था। राजस्व संबंधी पुराने नियम भी पूर्ववत बने रहे। यद्यपि राजधानी तथा प्रांतीय नगरों में शासन चलाने के लिए मुसलमान पदाधिकारी नियुक्त किए गए, किंतु उनमें से अधिकतर सैनिक थे। संभवतः एक काजी राजधानी में और एक प्रत्येक विजित प्रांतों में रहा होगा। फिर भी न्याय व्यवस्था घोड़ी थी। उसमें धार्मिक उदारता और सहिष्णुता का भी अभाव था। उसका शासन इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित था। उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए और उनके मंदिरों एवं मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया। कुछेकु हिंदू शासकों के विरुद्ध उसने उदारता दिखाई, किंतु सामान्य रूप से
रूप में वह हिंदुओं के प्रति अनुदार ही रहा। फिर भी वह नृशंस और अत्याचारी नहीं था। इतिहास में ऐबक का स्थान। कुतुबुद्दीन को भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। उसने गोरी द्वारा स्थापित नवीन तुर्की साम्राज्य के शत्रुओं का दमन किया, विजित प्रदेशों में नागरिक शासन की स्थापना की और कुछ अंशों में इसका संगठन भी किया। उसमें धार्मिक असहिष्णुता और अनुदारता थी। एक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित शासन स्थापित करने में वह सफल रहा, किंतु यद्यपि यही क्या कम है कि एक निम्नदास पद से उन्नति करता हुआ वह भारत का सुल्तान बन बैठा। चाहे वह महान साम्राज्य निर्माता हो या न हो, यह निर्विवाद सत्य है कि जिस प्रकार बाबर का महत्व भारतीय इतिहास में मुगल राजवंश की स्थापना के लिए है, कुतुबुद्दीन का स्थान भी ठीक इसी तरह का समझा जाना चाहिए। आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु से दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकार का प्रश्न गंभीर रूप से सामने आया। लाहौर में तुर्क सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया, किंतु आराम शाह एक दुर्बल तथा अयोग्य व्यक्ति था। उन दिनों दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो योग्य सैनिक तथा अनुभवी शासक हो। अतः दिल्ली के तुर्क सामंतों, अधिकारियों तथा प्रमुख काजी ने कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश को राजमुकुट धारण करने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश उन दिनों बदायूं का हाकिम था। जब इल्तुतमिश दिल्ली आ गया, तब आराम शाह ने अपनी सेना सहित लाहौर से प्रस्थान कर इल्तुतमिश पर आक्रमण किया, किंतु दिल्ली के पास जूद नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने उसे परास्त कर दिया। इसके बाद संभवतः आराम शाह की हत्या कर दी गई थी अथवा बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। आराम शाह ने केवल 8 महीने तक शासन किया। उसके शासनकाल में सल्तनत अस्त व्यस्त हो गया। सल्तनत की कमजोरियों को लाभ उठाकर उच्च का शासक नासिरुद्दीन कुबाचा ने आगे बढ़कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। बंगाल के शासक अली मर्दान खां ने भी दिल्ली के प्रभुत्व को मानने से इनकार कर दिया था और अंत में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद पढ़ेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। जय